आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, अपने गांव से रोजगार की तलाश में दीनू लगभग 1000 किलोमीटर दूर ऋषिकेश आ पहुंचता है, जहां उसके हंसमुख स्वभाव के चलते अनजान नगरी में सपनों सा स्नेह मिलने लगता है। कुछ ही महीनों के भीतर दीनू के गठीले और सुडैल चेहरे पर वहीं की एक खूबसूरत लड़की अपना दिल दे बैठती है और धीरे धीरे वो दोनों करीब आने लगते हैं। पर महज कुछ ही दिनों के भीतर दीनू की तबीयत बिगड़ने लगती है। डॉक्टरों का इलाज भी दीनू पर कोई खास असर नहीं करता है, जिसके चलते दीनू कुछ ही दिनों में बिस्तर पकड़ लेता है। दीनू की गिरती हालत से जहां उसके दोस्त उसे गांव लौट जाने की सलाह दे रहे थे, तो वहीं दीनू उसके उलट यहीं पर रहना चाहता था। दरअसल वो लड़की जो दीनू से प्यार करती थी, वो हर रात उसके घर पर आती और दीनू की सेवा करती, और यही वजह थी कि दीनू उस लड़की के प्यार में इस कदर खो गया था कि उसे अपनी गिरती तबीयत का जरा भी एहसास नहीं हो रहा था। वहीं दूसरी ओर उसके साथी दीनू को उस लड़की को उसकी बिगड़ती हालत का जिम्मेदार बता रहे थे। इसका कारण ये था कि दीनू के अलावा उस लड़की को आज तक किसी ने नहीं देखा था। साथ ही वो लड़की दीनू को सिर्फ रात में ही मिलने आती थी और सूरज उगने से पहले ही वो चली जाती थी। साथ ही दीनू के दोस्तों का ये भी मानना था कि जब से दीनू ने उस लड़की से मिलने की बात की है, तभी से उसकी तबीयत बिगड़ी और बिगड़ती ही चली गई। मतलब कि दीनू के दोस्त साफ लफ्जों में दीनू को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो लड़की कोई आम लड़की नहीं है, और यही बात दीनू को नागवार थी, जिस वजह से दीनू ने उस लड़की को तो नहीं छोड़ा, पर उसके उलट उसने अपने उन दोस्तों से दोस्ती ही तोड़ ली, जिसका खामियाजा दीनू को बहुत ही जल्द भुगतना पड़ा। तो दोस्तों, क्या था वो खामियाजा जो दीनू को भुगतना पड़ा, और कौन थी ये ऋषिकेश की लड़की जो सिर्फ रात को ही दीनू से मिलती थी? क्या दीनू के दोस्तों का शक सही था? देखिए इस कहानी का फुल वीडियो नीचे दिए गए लिंक के द्वारा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर, जिसे हमारे साथ साझा किया है दीनू के मुंह बोले भतीजे जितेश जी ने। जितेश जी बताते हैं कि जब दीनू चाचा को उस रात उनके दोस्त लेकर गांव लौटे, तो उन्हें कोई पहचान तलक नहीं पा रहा था। यहाँ तक कि उनके दोस्त जो उन्हें लेकर आए थे, वो भी दीनू चाचा की हालत देखकर हैरान थे। फिर जब उन्होंने ऋषिकेश में घटी घटना हम लोगों को सुनाई, तो हम सारे दंग रह गए। गांव वालों ने फौरन ही खरिया के विख्यात ओझा महतो जी को बुलाया। ओझा महतो जी दीनू चाचा को देखते ही सब कुछ भांपते हुए बोले, ये पूरी तरह से उस डायन के चंगुल से आज़ाद नहीं हुआ है। भले वो इससे दूर हो गई हो, पर उस डायन ने इसके खून को दूषित कर दिया है, जिसके चलते इसकी हालत हो गई है। वैसे तो इसका बच पाना मुश्किल है, पर मैं एक कोशिश ज़रूर करूँगा इसे बचाने के लिए। अगर काली माँ की कृपा हुई तो ये बच जाएगा। ये बोलकर ओझा महतो जी दीनू चाचा को अकेले अपने साथ ले गए। साथ ही हम लोगों से कहा कि दीनू के बारे में कभी भी मेरे से कोई पूछताछ मत करना। ओझा महतो जी की शक्ति से हम सभी अच्छे से वाकिफ थे, लिहाजन हमने उनसे कोई सवाल नहीं किया। यहाँ तक कि ये भी नहीं पूछा कि वो दीनू चाचा को कहाँ पर लेकर जा रहे हैं। ओझा महतो जी तो दीनू चाचा को उस दिन अपने साथ लेकर चले गए, और हम दीनू चाचा के लौटने की राह देखने लगे। पर दिन गुजरे, महीने गुजरे, पर दीनू चाचा का कोई अता पता नहीं था। यहाँ तक कि ओझा महतो जी भी इस बीच कई बार हमारे गांव आए, पर उनसे किसी ने दीनू चाचा के बारे में नहीं पूछा। पर मैंने 2 दफ़ा हिम्मत करके ओझा महतो जी से दीनू चाचा के बारे में पूछने भी गया, पर ओझा महतो जी मुझे देखते ही मुस्कुरा देते, और पता नहीं क्यों उनके मुस्कुराते में बिना कोई सवाल किए वापस लौट आता। गुजरते वक्त के साथ अब मुझे लगने लगा कि दीनू चाचा कभी नहीं लौटेंगे, पर मेरी ये सोच उस शनिवार की रात गलत साबित हो गई, जब मेरे दरवाजे पर एक दस्तक हुई, और जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने दीनू चाचा खड़े थे, बिल्कुल पहले की तरह तंदुरुस्त और चमके हुए, या यूँ कहें कि वो पहले से भी ज़्यादा निखर गए थे। दीनू चाचा को अपने सामने देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। दीनू चाचा लौट तो आए थे, पर अब उन्हें कुछ याद नहीं रहता था। यहाँ तक कि उन्हें ये भी याद नहीं था कि वो बीते 7 महीने कहाँ रहे। दीनू चाचा घंटों गहरी चुप्पी साधे घर के एक कोने में बैठे रहते, और सूरज ढलते ही कहीं पर चले जाते।
फिर जब एक रात बुलबुल काका ने दीनू चाचा को जलेबी के पेड़ पर बैठा देखा तो वो इस कदर डर गए कि उनके सीने में बहुत ही तेज दर्द उठा और वो वहीं पर बेहोश हो गए। फिर जब वो होश में आए तो वो जिला अस्पताल के आईसीयू में थे, जहां डॉक्टर ने बुलबुल काका को बताया कि उन्हें पिछली रात दिल का दौरा पड़ा था। वो तो उन्हें कोई सही वक्त पर अस्पताल ले आया, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। फिर जब हम बुलबुल काका से मिले तो उन्होंने बताया कि उस रात वो जब अपनी बेटी के ससुराल से लौट रहे थे तो उन्होंने दीनू चाचा को जलेबी के पेड़ पर बैठा हुआ देखा था, पर वो अकेले नहीं थे, उनके साथ एक और जन था जो दीनू के सर में अपने दांत गड़ाए हुए था। बुलबुल काका की बात सुनकर हम लोग भी डर से कांप उठे और इसी डर और भय के चलते हमने एक बार फिर रुख किया ओझा महतो जी की ओर। और जब उन्हें ये सारी बात बताई तो वो बोले, दीनू अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, उसे अभी काफ़ी लंबा वक्त लगेगा पूरी तरह से ठीक होने में। तुम लोग बस उसका ख्याल रखो और हो सके तो सूरज ढलने के बाद उससे मत मिलना। ओझा महतो जी के अनुसार हमने ऐसा ही किया। दीनू चाचा से दूरियां बना ली, पर उन्हें मुझसे कुछ अलग ही लगाव था, इसलिए वो दिन के समय अधिकांश वक्त मेरे साथ ही बिताते थे और रात होते ही गायब हो जाते। इस दौरान बहुत से लोगों ने उन्हें कभी रेलवे ट्रैक तो कभी हाईवे पर किसी के साथ घूमते हुए देखा और उन सबको भी ठीक बुलबुल काका की तरह ही दिल का दौरा आया, पर वो कुछ ही दिनों में बड़े ही रहस्यमय ढंग से मर गए, जिसके चलते अब गांव का कोई भी आदमी रात को घर से बाहर नहीं निकलता था, इस डर से कि कहीं दीनू ना दिख जाए। खैर इसी डर के साए में दिन गुजरने लगे और इसी बीच मेरी रेलवे में टीटी ओहदे पर नौकरी भी लग गई। मेरे घर वाले बहुत ही खुश थे, पर वहीं दीनू चाचा नहीं चाहते थे कि मैं ये नौकरी करूं। और जब मैंने उनसे इसकी वजह पूछी तो दीनू चाचा ने जो वजह बताई वो सुनने के बाद तो एक बार को तो मेरा भी मन किया कि मुझे सच में रेलवे की ये नौकरी नहीं करनी चाहिए। दरअसल दीनू चाचा ने अपनी वजह साफ करते हुए बताया कि मुझे डर है कि अगर तुम रेलवे की ये नौकरी करोगे तो कभी न कभी तुम्हारी मुलाकात कादम्बरी से हो ही जाएगी, जिसका शरीर तो औरत का है पर उसके शरीर पर लगा सिर उसके पति जीवा का है। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ भी वो हो जो बीनू के साथ हुआ। दीनू चाचा ने जैसे ही बीनू का नाम लिया तो मैं दीनू चाचा से सवाल करते पूछा, बीनू बीनू कौन है? मेरे सवाल का जवाब देते हुए दीनू चाचा ने कहा, मेरा वो साथी जिसके साथ मैं रात को घूमने निकलता हूँ, उसे मरे तो एक अरसा हो गया है, पर उसकी आत्मा आज भी कादम्बरी की गुलामी कर रही है। दीनू के ये कहते ही कि वो रातों को किसी आत्मा के साथ घूमते हैं तो ये तो साफ हो गया था कि वो जो कुछ भी कह रहे हैं वो सब सच ही होगा। लिहाजन मैंने तय कर लिया कि मैं रेलवे की सरकारी नौकरी नहीं करूंगा। पर जब मैंने यही बात अपने घर वालों को बताई तो उन्होंने किसी तरह से जोर दबाव डालकर मुझे रेलवे की नौकरी करने के लिए राजी कर लिया। आखिरकार मैंने रेलवे की नौकरी ज्वाइन ही कर ली, पर मेरे दिमाग में दीनू चाचा की बात हर वक्त घूमती रहती थी और इसी मानसिक डर में कुछ महीने नॉर्मली बीते और अब मुझे भी लगने लगा कि अच्छा हुआ मैं दीनू चाचा की बात में नहीं आया, नहीं तो अच्छी खासी सरकारी नौकरी से हाथ धो बैठता। खैर कुछ महीने के बाद मेरा रूट बदल दिया गया। अब जो नया रूट मुझे दिया गया था वो था झासोला से अवरोही का, जिसके बीच 754 किलोमीटर की दूरी थी। जब मैं झासोला रेलवे स्टेशन पहुंचा तो मेरी मुलाकात 3 सहकर्मियों से हुई जो मेरे से काफ़ी अनुभवी थे। ट्रेन में सवार होते ही केसर जी, जो हम सबसे ज़्यादा अनुभवी और उम्र दराज थे, उन्होंने मुझे समझाते हुए कहा, जब ये ट्रेन बख्तियारपुर से गुजरेगी तो तुम हमारे साथ ही रहना और वही करना जैसा हम कहें। जिस लहजे में केसर जी ने मुझे ये समझाया था उससे ये साफ था कि कुछ बात तो ज़रूर है। खैर उस वक्त मैंने उन्हें आश्वासन दे दिया कि मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। इसके बाद ट्रेन झासोला से रवाना हुई और हम अपने अपने काम में लग गए। मैं अभी ट्रेन में सवार सवारियों की टिकट ही चेक कर रहा था कि तभी मुश्ताक जी, जो हम 4 टीटी में से एक थे, वो हाँफते हुए आए और मुझ पर चिल्लाते बोले, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? बख्तियारपुर आने वाला है और तुम अभी तक टिकट चेक कर रहे हो? याद नहीं है केसर जी ने क्या कहा था? इससे पहले मैं कुछ कह पाता कि मुश्ताक जी ने मेरा हाथ पकड़ा और अपने साथ खींचते हुए ले जाने लगे और फिर एक बोगी के टॉयलेट की तरफ इशारा करते हुए बोले, अब ये ट्रेन बख्तियारपुर पहुंचने वाली है और तुम टॉयलेट के अंदर ही रहना जब तक कि ट्रेन बख्तियारपुर क्रॉस ना कर दे। ये बोलकर मुश्ताक जी बगल वाले टॉयलेट में चले गए और फाटक बंद कर दिया और मैं भी दूसरे टॉयलेट में चला गया।
टॉयलेट में जाने के कुछ देर के बाद ट्रेन अचानक एक झटके के साथ रुक गई, जो कि बड़े ही हैरानी वाली बात थी, क्योंकि बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन को बंद हुए 45 साल हो चुके हैं। लेकिन अभी ट्रेन रुकी ही थी कि तभी चूड़ियों की खनकने की आवाज़ें आने लगी, साथ ही बहुत सारे कदमों की आहट भी। मेरा मन तो किया कि एक बार बाहर निकलकर देख लूं कि आखिर ये कौन लोग हैं, पर जैसा कि मुझसे कहा गया था कि जब तक कि ट्रेन बख्तियारपुर क्रॉस ना कर ले टॉयलेट से बाहर नहीं निकलना है, लिहाजा मैं चुपचाप टॉयलेट में ही बैठा रहा। फिर कुछ देर के बाद ट्रेन खुली और जब ट्रेन बख्तियारपुर के अगले स्टेशन पर रुकी तो मुश्ताक जी ने मुझे आवाज़ देते हुए कहा, जितेश जी बाहर आ जाओ। मुश्ताक जी के आवाज़ देते ही मैं बाहर निकला और उनसे सवाल करते हुए कहा, मुश्ताक जी ये सब क्या है, हमें टॉयलेट में क्यों छुपना पड़ा? मेरे ये सवाल करते मुश्ताक जी ने कहा, वक्त आएगा तो आपको पता चल ही जाएगा, अभी आप इन सब में ना ही पड़ो तो ये अच्छा है। मुश्ताक जी का ये जवाब संतोषजनक तो नहीं था, पर मैं कुछ कर भी नहीं सकता था, लिहाजा मैं अपने काम में लग गया और ये ट्रेन के टॉयलेट में छिपना भी मेरी जॉब का हिस्सा बन गया। जब भी हमारी ट्रेन बख्तियारपुर पहुंचने वाली होती तो हम चारों टीटी टॉयलेट में छिप जाते। पर ऐसे ही एक रात जब मैं टॉयलेट में छिपा हुआ था कि तभी मेरी नज़र खिड़की के बाहर गई और जो फिर मैंने देखा वो देखकर तो मेरी सांसें ही रुक गई। तो दोस्तों, क्या हुआ टीटी जितेश जी के साथ? क्या दीनू चाचा की बात को अनदेखा करना जितेश जी को भारी पड़ेगा? आखिर बख्तियारपुर का राज क्या है? ये सब जानने के लिए बने रहे नेटवर्क 33 के साथ। तो मैं जल्द ही मिलूंगा इस कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।